Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. This is our second episode of class 11th Geography chapter number 8 Composition and Structure of Atmosphere वायुमंडल संगठन तथा संरचना। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में वायुमंडल क्या है ये हमने पढ़ा, समझा और जाना। हमने ये भी जाना कि वायुमंडल का निर्माण किन किन गैसेस से हुआ, यानी उसके संगठन को भी हमने डिस्कस किया था। बहुत महत्वपूर्ण जो गैसेस है उनकी मात्रा कितनी है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्या उनकी वायुमंडलीय भूमिका है, ये हमने पढ़ा। और साथ साथ हमने वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल यानी जलवाष्प हैं और धूल कण हैं, उनके बारे में जाना, पढ़ा और समझा। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम वायुमंडल के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात की थी, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, हमने बात की थी कि वायुमंडल में जो महत्वपूर्ण गैसेस है वो निचली परतों में उनकी सघनता अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पर केवल हल्की गैसेस ही पाई जाती हैं, यानी हमने बात की थी परतों की। अब ये परतें कौन सी है, किस परत की कितनी ऊंचाई है, उनके विभाजन का क्या आधार है और किस परत की क्या विशेषताएं, कौन सी परत कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ इस सेशन में हम पढ़ने, समझने और जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना की। वायुमंडल की संरचना, इसमें विशेष अध्ययन पर जोर दिया गया था 20वीं शताब्दी में, यानी कि काफ़ी तेज़ी से रिसर्च वर्क हुआ और इसमें डिबोर, नेपियर शो, फ्रेडले, केनली, फेरेब इत्यादि जो साइंटिस्ट हैं उनका विशेष योगदान रहा है इस अध्ययन में। और उनके अध्ययन के आधार पर तापमान के जो लंबवत वितरण है, वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, उसके बेस पर वायुमंडल को कुछ परतों में विभाजित किया गया। वो परतें हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा मोटे तौर पे देख लेते हैं कौन सी परतें हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर शोभमंडल है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल है, मेसोस्फीयर मध्य मंडल है, थर्मोस्फीयर आयन मंडल, उसके बाद एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले शोभमंडल से, जो सबसे महत्वपूर्ण परत है हमारे लिए। शोभमंडल, इसके लिए ट्रोपोस्फीयर या विक्षोभ प्रदेश या ट्रोपोस्फीयर जो वर्ड है उसका उपयोग किया गया था सबसे पहले डिबोर ने। यह सबसे निचली परत है और वायुमंडल के भार का 15% इसी परत में है। इसकी ऊंचाई एक समान नहीं है, इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई है वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। भूमध्य रेखा पर अधिक होती है जहां ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास है, और ध्रुवों पर ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर रह जाती है, यानी ध्रुवों पर कम है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है। इसके साथ साथ ये परत की ऊंचाई है वो मौसम के अनुसार भी परिवर्तनशील है, यानी मौसम में जैसे जैसे बदलाव आता है इस परत की ऊंचाई में भी परिवर्तन आता है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी हो जाती है और शीत ऋतु में इसकी ऊंचाई में कमी आ जाती है। इस परत की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो विशेषता ये है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से जानते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। यानी ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी और जो गिरावट है उसकी दर रहेगी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस जो परत है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस भाग में गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण, संचालन और संवहन द्वारा होता है। इस परत में इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि बारिश, बादलों का बनना, तूफान, आंधी, ओलावृष्टि, ये सब कुछ जो घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं इसी परत में होती है। इस मंडल की एक और विशेषता ये है कि इसके भीतर ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वायु के वेग में भी वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ोतरी होगी तो ऊपर की परत की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वायु की गति है वो भी तेज होती जाती है। संवहनी तरंगे, विक्षोभ संवहन के कारण इस मंडल को क्रम से संवहनी मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संवहनी तरंगे हैं उनका संचालन अधिक होता है। दूसरा, विक्षोभ से संबंधित घटनाएं यहीं पर घटित होती है, तो इसलिए इसे संवहनी मंडल, कन्वेंशनल स्फीयर
या फिर इसे विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये परत किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? हमारे जीवन के लिए। तो ये सभी परतों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा आप अगर कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो कहीं कहीं पर इसको एक अलग परत के रूप में माना जाता है, लेकिन ये एक अलग परत नहीं है। क्षोभ सीमा क्या है? ट्रोपोपॉज के नाम से इसे जानते हैं। ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली 1.5 किलोमीटर मोटे संक्रमण को हम ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। यानी समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद शुरुआत होती है समताप मंडल की। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में जो 1.5 किलोमीटर चौड़ाई की जो पट्टी है, परत है, उसे हम क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। क्षोभ सीमा में ऊंचाई के साथ साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्षोभ सीमा में जो गुणों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है, लेकिन जब क्षोभ सीमा शुरू होती है तो काफ़ी सारे गुण हैं समताप मंडल के शुरू हो जाते हैं, क्वालिटी चेंज हो जाती है, फीचर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर तापमान का गिरना बंद हो जाता है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर के बीच में है और तापमान जो है वो -80 डिग्री सेल्सियस रहता है। ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है जहाँ पर टेम्परेचर वो -45 डिग्री सेल्सियस रहता है क्षोभ सीमा में। तो क्षोभ सीमा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्षोभ सीमा कहाँ है। ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक पतली संकरी परत है, 1.5 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, और यहाँ पर तापमान का गिरना जो कम होना है वो यहाँ से कम हो जाता है। यानी तापमान में जो कमी आती है ऊंचाई के साथ साथ वो क्षोभ मंडल में ही होता है। उसके बाद जो दूसरी परत की शुरुआत होती है वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसको हम अगर 18 किलोमीटर तक मान लें, 0 से 18 किलोमीटर तक, तो 18 से लेकर के 18 to 50 किलोमीटर के बीच में जो परत होगी वो परत होगी समताप मंडल। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को भी इसी में समाहित कर लेते हैं। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, समताप मंडल, यानी कि तापमान एक समान रहता है। संताप जो रेखाएं हैं समांतर न होकर के लंबवत होती है। यह संघनन से विशिष्ट प्रकार के मुक्ताब मेघ है वो बनते हैं और गिरने वाली बूंदों को यहाँ पर नोक्टिल्यूसेंट के नाम से जाना जाता है। इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है, विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर कम होती है। यानी क्षोभ मंडल का क्या था, क्षोभ मंडल का हमने पढ़ा कि क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई कहाँ अधिक है, भूमध्य रेखा पर, जबकि इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कम होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है, जबकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम थी। शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में समताप मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम होता है। जैसे कि क्षोभ मंडल की हमने बात की थी, तो जितनी भी वायुमंडल की घटनाएं हैं, आंधी, तूफान, बारिश, सब कुछ, बादलों का निर्माण, वो क्षोभ मंडल में होता है। यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होती, तो ये जो वायुयान संचालन है उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी ये जो मंडल है, परत है, वो शांत परत है। 1992 में समताप मंडल की खोज और उसका नामकरण डी बोर्ड ने किया था। यानी हमने पढ़ा क्षोभ मंडल है उसका नामकरण किसने किया, डी बोर्ड ने किया, और समताप मंडल है इसका नामकरण भी डी बोर्ड ने ही किया था। उसके बाद ओजोन मंडल है, ये अलग से परत नहीं है, ये समताप मंडल का ही एक भाग है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस का मंडल होता है। ओजोन गैस है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं गैसेस में, ओजोन गैस है वो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं उनको सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, और उसके कारण पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे तौर पर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। अगर वो पृथ्वी तक पहुंच जाए तो क्या होगा, काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जैसे कैंसर जैसी समस्या, स्किन कैंसर जैसी समस्या है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ओजोन गैस है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सत्र में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। जो ओजोन मंडल है यहाँ पर तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। इसी अन्य तापमान के कारण वायुमंडल में ध्वनि और तीव्रता, तापमान है उसमें क्योंकि परिवर्तन हो रहा है तो ध्वनि और निर्वता है वो उत्पन्न होती है। वर्तमान में ओजोन पार्ट के जो ओजोन मंडल है उसके क्षरण की, यानी कि उसमें ह्रास हो रहा है, उसकी समस्या है
वो हुई है, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि CFC गैसेस है या पॉल्यूशंस है, उसके कारण इस प्रकार की समस्या आ रही है। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या अन्य उपाय है जिस पर मिलकर के पूरा विश्व लड़ने की, संघर्ष करने की या इस समस्या के समाधान की कोशिश करने के लिए वचनबद्ध हुआ था। और उसके प्रयास के सकारात्मक जो रिजल्ट भी, आउटकम्स भी आ रहे हैं। ओजोन परत का जो छिद्र जहाँ पर देखा गया था अंटार्कटिका कंटिनेंट के ऊपर, वो अभी सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ओजोन मंडल समताप मंडल का ही भाग है। उसके बाद तीसरी जो परत है, यानी कि 0 से 18 किलोमीटर, कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल। उसके बाद तीसरा जो परत है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में, वो है मध्य मंडल। क्योंकि ये मध्य में है इसलिए इसको मध्य मंडल नाम दिया गया। मेसोस्फीयर है, इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ साथ ह्रास होता है, यानी तापमान ऊंचाई के साथ कम हो रहा था क्षोभ मंडल में, उसके बाद ऊंचाई के साथ धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, और उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान में फिर से कमी आती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहा जाता है, जहाँ पर तापमान सबसे कम होता है। उसके बाद चौथी परत है वायुमंडल की, वो है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ये 80 से 640 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल का विस्तार है। कुछ जो विद्वान है इसको 500 किलोमीटर है, वहीं तक इसका विस्तार मानते हैं। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून जो दाब है, वायु दाब है, वो कम होता है क्योंकि तापमान इसमें अधिक रहता है। यहाँ पर पराबैंगनी फोटॉन्स और उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रहार के कारण गैसों का आयनोनाइजेशन है वो हो जाता है, यानी कि आयन की मात्रा यहाँ पर अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है। आकाश का नीला रंग, जो सुमेरु ज्योति आप देखते हो या कुमेरु ज्योति जो देखते हो, या उल्काओं की चमक है या ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति है, वो इसी मंडल की विशेषताएं होती है। यह मंडल कई आयनीकृत परतों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि आयन मंडल है उसको भी कुछ छोटी छोटी परतों में विभाजित किया जा सकता है। डी, इसका विस्तार है 80 से 96 किलोमीटर तक है। इस परत की हम बात करें, यानी कि शुरुआत में डी से शुरुआत होती है। ये पार्ट रेडियो तरंगों, जो दृक रेडियो तरंगें हैं, उनको परावर्तित करती है, यानी कि रेडियो प्रसारण है उसमें सहायता करती है, डीप। उसके बाद E1, ये 96 से 130 किलोमीटर और E2 160 किलोमीटर तक विस्तृत है, 130 से 160। ये मध्यम रेडियो तरंगे हैं, उनको परावर्तित करती है। उसके बाद F1 और F2 है, ये 160 से 320 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं उनको परावर्तित करती है। इस परत को एप्लिटन लेयर भी कहा जाता है। जैसे कि रेडियो प्रसारण है या मोबाइल सिग्नल है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, या टीवी सिग्नल की बात करें, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो आयन मंडल है। अगर आयन मंडल में आयन है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो रेज या वेव्स की बात करें तो वहाँ से टकरा करके वापस पृथ्वी तक पहुँच पाते हैं, और इसी के कारण प्रसारण है वो संभव हो पाता है। तो रेडियो प्रसारण या टेलीविज़न प्रसारण या मोबाइल की बात करें तो उनके सिग्नल के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद F1 और F2 के बाद G है, परत है जिसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है। इस परत की लेयर नाइट्रोजन के परमाणु और पराबैंगनी फोटॉन्स है, उनकी प्रतिक्रियाओं से यहाँ पर लेयर्स की उत्पत्ति होती है। तो ये कुछ अन्य परतों में, यानी छोटी छोटी परतों में बांटा जा सकता है आयन मंडल को। अगर आप 11th क्लास पे फोकस करें तो नीड नॉट टू डू दिस पार्ट, आपको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आयन मंडल है, आयन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि आयन की उपस्थिति के कारण कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व या इम्पोर्टेंस है कि ये रेडियो प्रसारण या टीवी प्रसारण या मोबाइल में हमारे सिग्नल पहुंच पाते हैं, उनमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद 5th जो परत है वो है वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि सबसे बाहरी मंडल, यह सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है, तो वहाँ से वायुमंडल की शुरुआत होती है। यहाँ पर वायुमंडल में मुख्य तौर पर हल्की गैसेज है, उनकी प्रधानता होती है। हल्की गैसेज हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेज ही इस मंडल में पाई जाती है।
अभी के जो आधुनिक शोध हैं उनके अनुसार यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग परतें भी होती है। हालांकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है यहाँ पर। तो ये था बाह्यमंडल और विभिन्न परतें। थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं, आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर जिसको हम सौरमंडल कहते हैं, इसकी ऊंचाई की बात करें, क्योंकि ऊंचाई है वो ध्रुवों पे अलग है और भूमध्य रेखा पे अलग है, तो हम इसको लगभग 18 किलोमीटर इसकी या 20 किलोमीटर आप मान सकते हो, 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई है। उसके बाद 50 किलोमीटर तक जो आता है वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। 80 किलोमीटर तक जो विस्तार है वो मध्य मंडल का है। यहाँ पर सौरमंडल में तापमान ऊपर की तरफ जाते हैं कम होता है। स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पर तापमान ऊपर की तरफ जाने पे बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। मेसोस्फीयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता है। थर्मोस्फीयर में दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। और लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक 80 किलोमीटर से वो है थर्मोस्फीयर या फिर आयन मंडल, आयनोस्फीयर। और 640 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल आ जाता है। तापमान देखिए, यहाँ पर -60 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे 0 डिग्री पर आ जाता है क्योंकि तापमान बढ़ता है। यहाँ पर कम होना शुरू हो जाता है, -85 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर में 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है वो पहुँच जाता है। एक्सोस्फीयर में 2000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पहुँच जाता है। तो ये था आपकी परतें। यहाँ थोड़ा सा और भी देखिए जिससे आइडिया आप लगा पाओगे कि कौन सी घटनाएं कहाँ घटित होती है। एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें या क्लाउड्स की बात करें, ये सारी घटनाएं घटित होती है ट्रोपोस्फियर में। एयरक्राफ्ट है वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों को यूज़ करते हैं। रेडियो साउंड की बात करें तो मेसोस्फियर में ये घटनाएं होती है। मीटियर्स की घटनाएं हैं वो मेसोस्फियर्स में होती है। स्पेसक्राफ्ट या ओरा है वो संबंधित है थर्मोस्फीयर से, और सैटेलाइट्स हैं वो भी थर्मोस्फीयर से ही संबंधित है। इसी परत में सैटेलाइट्स हैं, उनको स्थापित किया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये था वायुमंडल की विभिन्न परतें तापमान के आधार पर। इसके साथ साथ रासायनिक संरचना भी हो सकती है वायुमंडल की। आपके NCERT बुक में नहीं दिया गया, लेकिन कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है। वायुमंडल की रासायनिक संरचना यानी कि जो परतें हैं उनके केमिकल फीचर्स के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। 1992 में मार्सेलो निकोलेट ने रासायनिक आधार पर वायुमंडल को 2 परतों में 2 स्थूल भागों में विभाजित किया था। उनमें से पहला है सममंडल और दूसरा है विषममंडल। सममंडल है, इसकी ऊंचाई है वो सागर तल से 90 किलोमीटर तक है। इसमें सौरमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल तीनों परतें आ जाती है। इस मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन ये गैसेस सदैव एक समान अनुपात में उपस्थित रहती है। 90 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर जो परत है वो है विषम मंडल। इस मंडल में मिलने वाली जो गैसेस है उनकी अनुपात में भिन्नता पाई जाती है और उनमें परिवर्तन भी होता रहता है। इस परत को भी कई भागों में बांटा जा सकता है। विषम मंडल को आणविक नाइट्रोजन परत 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आणविक ऑक्सीजन परत है वो 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आणविक हीलियम परत है वो 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और आणविक हाइड्रोजन जो सबसे हल्की गैस है वो 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी कि विषम मंडल को 4 और भागों में बांटा गया। नाइट्रोजन, उससे थोड़ा हल्का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हल्का हीलियम है, हीलियम से हल्का हाइड्रोजन है। उसी आधार पर इन परतों का विभाजन किया गया है। तो रासायनिक आधार पर सममंडल और विषम मंडल 2 परतें हो सकती है। 0 से 90 किलोमीटर सममंडल और 90 से ऊपर की जो परतें है वो विषम मंडल में आती है। तो ये था वायुमंडल का ढांचा, स्ट्रक्चर, संरचना, कौन कौन सी परतें। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको डायग्राम भी अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे हम बात करेंगे मौसम और जलवायु की। मौसम और जलवायु, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि मौसम क्या होता है। किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को मौसम कहते हैं।
यानी किसी समय विशेष के दौरान किसी स्थान विशेष की वायुमंडल की जो दशा है उसे हम मौसम कहेंगे। मान लीजिए अभी आप अगर जून की बात करें तो जून में आप जिस स्थान पे रह रहे हो उसका नाम है XYZ। XYZ में कब दोपहर के 1 बजे वायुमंडल की दशा क्या है, टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवा लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, आर्द्रता की बात करें 20% के आसपास है ह्यूमिडिटी। तो ये सब कुछ क्या है, वहाँ का मौसम है जो मैंने बताया, तापमान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायु, पवनों की गति। तो ये सब कुछ किस में आएगा, मौसम में आएगा। यानी कि मौसम क्या है, किसी स्थान विशेष की किसी समय विशेष के दौरान वायुमंडल की दशा है, वहाँ की कंडीशन है। इसमें मौसम है तो उसमें कौन कौन से तत्व हम शामिल करेंगे, जैसे तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, ये सब कुछ इसमें शामिल होंगे। वर्षण का अर्थ है इसमें वर्षा भी शामिल होती है, हेलस्टॉर्म्स, ओलावृष्टि है, साथ ही साथ ओस है या हिमपात है, वो सब कुछ वर्षण में आ जाता है। जब वर्षा हम शब्द बोलते हैं तो वर्षा का अर्थ है पानी का गिरना। तो ये सब कुछ मौसम में आता है। मौसम क्या है, किसी स्थान विशेष की किसी समय विशेष के दौरान वायुमंडल की दशा है। और मौसम में दिन में कई बार परिवर्तन हो सकता है। जैसे आप कह सकते हो कि सुबह तो मौसम ठंडा था अब गर्म हो गया, या दोपहर को मौसम गर्म था अब बदल गया, दोपहर को मौसम तो तूफ़ानी था अब सुहावना हो गया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि जलवायु के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जलवायु सुबह तो ठंडी थी अब तो जलवायु गर्म होगी? नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। तो ये जलवायु और मौसम दोनों जो फैक्टर हैं वो अलग अलग हैं। तो मौसम के बाद जलवायु का पता लगाते हैं कि जलवायु क्या है। जलवायु वह किसी स्थान विशेष की पर्याप्त लंबे समय में ली गई मौसमी दशाओं का औसत रूप होता है, या यूं कह सकते हैं कि जलवायु लंबे समय में मौसम की औसत दशा है। यानी कि एवरेज मौसम क्या है उसको लंबे समय में कितना, NCERT ये कहती है कि 30 वर्ष का एवरेज लिया जाता है। 30 ईयर्स का जो एवरेज है मौसम का उसे हम जलवायु कहते हैं। जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो लंबे समय में परिवर्तन होता है। इसीलिए हम ये नहीं कह पाते कि सुबह जलवायु ठंडी थी दोपहर को गर्म होगी। वो मौसम में बदलाव होता है, जलवायु में बदलाव इतनी आसानी से इतना जल्दी नहीं हो पाता। अब मौसम और जलवायु है दोनों के जो घटक हैं यानी कि तत्व हैं वो एक जैसे हैं। तापमान, वायुदाब, पवने, आर्द्रता, वर्षण, ये सभी क्या आ जाते हैं, वायुमंडल और जो मौसम और जलवायु उनके तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन सभी एलिमेंट्स के बारे में, वायुमंडल के बारे में थोड़ा और जानेंगे नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं 9th और 10th, उसमें हम इन्हीं मौसम और जलवायु की दशाओं के बारे में पढ़ने, समझने और जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। इस चैप्टर में हमने समझा वायुमंडल क्या है, उसका संगठन यानी कि कौन सी गैसेस शामिल है, उनके क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ उसकी संरचना के बारे में भी हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ये काफ़ी अच्छा जा रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।